गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एग्जाम देना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसा कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एंड स्टेट पीसीएस जैसे एग्जामों के लिए आपके लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। आज हम यूपी SSC पैट 2023 के संबंध में विशेष चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे यूपी SSC पैट है क्या, दूसरा इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तीसरा एप्लीकेशन की फीस क्या रहेगी, चौथा जो पॉइंट रहेगा वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा यानी पात्रता मापदंड क्या है, पांचवा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा पेपर का पैटर्न। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक पेपर का पैटर्न जानना बहुत ही आवश्यक होता है। और जो छठा पॉइंट रहने वाला है वो है पैट का इंपॉर्टेंस यानी कि पैट का महत्व हमारे लिए क्या है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए बारकोड को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं यूपी SSC पैट 2023। यदि एडवर्टीजमेंट नंबर यानी विज्ञापन संख्या की बात करें तो विज्ञापन संख्या है 07-exam/2023। यह इसकी विज्ञापन संख्या रही है। एग्जाम के अपडेट की बात करें तो 1 अगस्त 2023 को 6:55 पर यह एग्जाम का अपडेट आया था। अगर नेम ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करें तो इसका एग्जामिनेशन का नेम होता है यूपी SSC पैट 2023। इसकी जो फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा, यह इसकी फुल फॉर्म है। अगर बात करें एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी यानी कि इस एग्जाम को कौन कराता है तो यूपी SSC ही इस एग्जाम को कराता है, जिसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वाई पैट इज इम्पोर्टेंट। नाउ पैट इज द बैकबोन ऑफ यूपी SSC। हालांकि जो यूपी SSC की जो वैकेंसी आती है, यूपी SSC के तहत जो वैकेंसी आती है उसका ये पैट एग्जाम एक बैकबोन की तरह कार्य करता है। एंड द रिक्रूटमेंट अंडर यूपी SSC डिवाइडेड इन 4 डिफरेंट स्टेजेस। और ये जो एग्जाम है 4 विभिन्न स्टेजों में विभाजित है। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है पैट एग्जामिनेशन, जिसे हम जानते हैं शॉर्ट लिस्टिंग एग्जाम के रूप में। अगर जो सेकंड जो होता है वो है मेंस एग्जामिनेशन। आफ्टर क्वालिफाइंग पैट एग्जामिनेशन यू विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द मेन एग्जामिनेशन ऑफ यूपी लेखपाल, एक्सरे टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट ऑडिटर एंड अदर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट। यदि आप प्री पैट क्वालिफाई करते हैं, पैट क्वालिफाई करने के बाद मेंस को क्वालिफाई करते हैं तो आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्ट है उसके लिए चयनित किया जाएगा। इसके बाद जो थर्ड स्टेज रहती है यूपी SSC के तहत आप किसी भी वैकेंसी को क्वालिफाई करते हैं तो उसमें थर्ड रहता है आपका इंटरव्यू, और चौथा जो पॉइंट रहता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी कम्स अंडर दिस पैट एग्जाम। वैकेंसी इस एग्जाम के तहत आती है। किस किस क्षेत्र में आती है? फॉर यूपी लेखपाल, एक्सरे टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट ऑडिटर एंड अदर ग्रुप बी एंड सी। अगर हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो यूपी SSC पैट का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो एप्लीकेशन की जो डेट दी गई है वो 1 अगस्त 2023 से स्टार्टिंग डेट दी गई है। अगर लास्ट डेट की बात करें तो अप्लाई फॉर्म को लास्ट डेट जो है वो है 30 अगस्त। अगर लास्ट डेट जो फी पेमेंट की है यानी कि फीस भुगतान की जो अंतिम तिथि है वो 30 अगस्त है। नेक्स्ट पॉइंट है करेक्शन लास्ट डेट। जब हम किसी एग्जाम के फॉर्म को फिल करते हैं ऑनलाइन तो ऑनलाइन करते समय कभी कभी हमारे पास कुछ एंट्री गलत हो जाती हैं, जिनको ठीक करने के लिए जो विभिन्न आयोग हैं वो कुछ डेट निर्धारित करते हैं, जैसा कि यूपी SSC पैट 2023 में किया गया है। जो करेक्शन की जो लास्ट डेट है वो है 6 सितंबर। अगर एग्जाम डेट की बात करें तो अभी कमीशन के तहत से इसको डिक्लेयर नहीं किया गया है, हालांकि यह अक्टूबर नवंबर 2023 में हो सकता है। अगर एडमिट कार्ड के बात करें तो एडमिट कार्ड आपका पता ही है आपको कि बिफोर द एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड ऑनलाइन आपको वेबसाइट पर मिल जाता है। अगर एप्लीकेशन की फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 185 रुपीज़ है और SC ST के लिए 95 रुपीज़ है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी कि जो दिव्यांग भाई और बहन हैं उनके लिए 25 रुपीज़ है। आप इस फीस का जो पेमेंट है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में आपका डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यानी कि इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एज की क्राइटेरिया की बात की है यानी कि आयु संबंध में देखा जाए तो एज कैलकुलेट ऑन द बेसिस 1 जुलाई 2023 यानी कि जो आपकी आयु है वो 1 जुलाई 2023 से कैलकुलेट की जाएगी। मिनिमम एज की अगर बात की जाए तो इसमें 18 वर्ष, मैक्सिमम एज की अगर बात की जाए तो 40 ईयर्स इसमें मैक्सिमम एज है।
अगर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए, एज द कमीशन के रूल, जो कमीशन के रूल है उसके तहत आयु में छूट दी गई है। SC ST OBC के लिए 5 साल का इसमें छूट दिया गया है। अगर मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें, जो कि मेधावी खिलाड़ी हैं, उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। और जो PWD यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, उनके लिए 15 ईयर की इसमें आयु में छूट दी गई है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता मापदंड की बात करें, तो UPSSC पैट 2023 के लिए आपके लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा गया है एजुकेशन का, वो 10th होना चाहिए, यानी कि हाई स्कूल होना चाहिए। जो गवर्नमेंट की जो संस्था है, जो गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त जो स्कूल्स हैं या फिर कॉलेजेस हैं, वहां से आपको 10th पास होना चाहिए। यदि बात करें UPSSC एग्जाम के पैटर्न की और सिलेबस की, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए उसका एग्जाम के पैटर्न को जानना बहुत ही जरूरी होता है। यदि पैट की संबंध में बात करें, तो पैट का जो एग्जाम है वो प्रीलिम्स एग्जाम होता है और ये एक ऑब्जेक्टिव मोड पर लिया जाता है। और ये जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है। 100 ही आपसे MCQ पूछे जाते हैं। इसके अगर नेचर की बात करें तो ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है ओनली। और इसके टाइम की अगर बात की जाए तो 2 घंटे आपको मिलते हैं, यानी कि 120 मिनट आपको मिलती हैं 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर पेपर की लैंग्वेज की बात की जाए तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपके पास पेपर आपको प्रोवाइड किया जाता है कमीशन के द्वारा। और एग्जाम के अगर मोड की बात की जाए तो ये ऑफलाइन एग्जाम है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। टेक केयर एंड फोकस योर गोल। अब देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज रहा है, लास्ट ईयर का जो वेटेज रहा है परीक्षा में कि किस विषय से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इतिहास की बात की जाए तो भारतीय इतिहास से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बात की जाए यानी कि मॉडर्न से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। भूगोल की अगर बात की जाए तो 5 क्वेश्चन भूगोल से पूछे गए हैं। राजनीति की अगर बात की जाए तो 5 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था से भी 5 क्वेश्चन, विज्ञान की अगर बात की जाए तो इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को ही कवर किया जाता है। और हिंदी की बात की जाए यानी कि सामान्य हिंदी की बात की जाए तो यहाँ पर भी इससे 5 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। अगर अंग्रेजी की बात की जाए तो अंग्रेजी के भी 5 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। प्रारंभिक गणित की अगर बात की जाए तो 5 क्वेश्चन, और तर्क शक्ति जिसे हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं उसमें भी 5 क्वेश्चन ही पूछे गए। करंट अफेयर्स की बात की जाए तो 10 नंबर के करंट अफेयर्स पूछा गया, यानी कि करंट अफेयर का एक अच्छा खासा वेटेज रहता है जिसे हम कवर कराने वाले हैं कुछ ही समय में। पूरी अर्धवार्षिकी को कवर कराने वाले हैं और मंथली भी। और सामान्य अध्ययन की अगर बात की जाए तो 10 नंबर का सामान्य अध्ययन रहता है। हिंदी अपघटित गद्यांश जिसे हम अनसीन पैसेज के नाम से जानते हैं, यानी कि एक बहुत छोटा सा आपको एक पैसेज दे दिया जाता है और उस पैसेज में से आपको क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उनके जवाब आपको ढूंढने होते हैं, जो कि हिंदी माध्यम का होगा, 10 नंबर में होगा। और ग्राफ पर आधारित कुछ MCQ पूछे जाएंगे, यानी कि गणित के आपके पास कुछ टॉपिक्स दिए हैं 5-6 या जितने भी टॉपिक्स हैं उनके तहत आपको एक ग्राफ बना दिया जाएगा और उस ग्राफ के अकॉर्डिंग ही आपको प्रश्न नीचे दिए होंगे और उनको ही आपको सॉल्व करना होगा, जो कि 10 नंबर के होंगे। इसी तरह टेबल पर आधारित होंगे। टेबल की अगर बात की जाए तो उस पर भी आधारित कुछ क्विज दी जाएंगे जो कि आपके 10 नंबर के होंगे। ओवरऑल पेपर की बात की जाए तो 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 2 घंटे का आपके पास समय है, 120 मिनट। और जो पेपर होगा वो आपका ऑफलाइन मोड पर होगा। और माध्यम की बात की जाए तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपको पेपर प्रोवाइड होगा। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात की जाए तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसीलिए हर एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से और धैर्य के साथ करना है। यदि UPSSC पैट के अगर सिलेबस की अगर बात की जाए तो हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो 5 नंबर का ही आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें जो एंसेंट, मिडाइवल और जो मॉडर्न है उसको पॉइंटों के तहत इसमें डिवाइड किया गया है। अगर एंसेंट की बात की जाए तो इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को पूछा जाएगा, वैदिक सिविलाइजेशन को पूछा जाएगा, बौद्ध धर्म को पूछा जाएगा, जैन धर्म को पूछा जाएगा और मौर्यन एम्पायर को पूछा जाएगा, गुप्त साम्राज्य को पूछा जाएगा, हर्षवर्धन को पूछा जाएगा। जो कि ये सभी बिंदु जो हैं वो एंसेंट से हैं, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास से हैं। राजपूत एरा के बारे में पूछा जाएगा। सल्तनत काल यानी कि यहाँ से जो मध्यकाल स्टार्ट होता है, मुगल एम्पायर के बारे में पूछा जाएगा, मराठा एम्पायर के बारे में पूछा जाएगा। और इसी के साथ धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि इसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टार्ट हो गई है। और ब्रिटिश रूल एंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि ब्रिटिश शासन और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 का जो संग्राम हुआ था, जो मॉडर्न एरा के तहत आता है, वो भी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें द सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल यानी कि ब्रिटिश शासन का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव आपसे
पूछे जाएंगे। इस प्रकार इसमें 13 ही टॉपिक्स थे जो हिस्ट्री में आपको जानने हैं अच्छी तरीके से, और जो 5 नंबर में है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो द नेशनल मूवमेंट, यानी कि ये एक पार्ट इन्होंने अलग कर दिया है मॉडर्न का, ये भी आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें पूछा गया है द इनिशियल स्टेज ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसका प्रारंभिक चरण क्या थे। दूसरा स्वदेशी एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, महात्मा गांधी एंड द अदर लीडर्स रोल, यानी कि जो स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका क्या क्या रही थी। और रिवोल्यूशनरी मूवमेंट एंड राइज ऑफ मिलियंट नेशनलिज्म, क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय। अगर चौथे पॉइंट की अगर बात की जाए तो इसमें फेयरवेल अमेंडमेंट क्या हुए थे एंड ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, यानी कि जो विदाई संशोधन हुए थे जब जो अंग्रेज हमारे भारत से गए थे तब कुछ अमेंडमेंट हुए थे, यानी कि उनकी विदाई पर, जिन्हें हम फेयरवेल अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो 5वां पॉइंट आता है क्विट इंडिया मूवमेंट, आजाद हिंद फौज एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में जानना बहुत ही जरूरी है, जो कि आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो आपसे ज्योग्राफी पूछी जाएगी, यानी कि भूगोल आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर का। और जो इसमें पहला टॉपिक है वो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, यानी कि भारत एवं विश्व का भूगोल। इसी के अंतर्गत आपसे ब्रह्मांड विज्ञान को भी जान लिया जाएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, और जो पृथ्वी है उस पर कितना आपका परसेंटेज में जल है और कितने परसेंटेज में वहाँ पर स्थल है, और नए प्लैनेट क्या क्या बने हैं और नए सैटेलाइट क्या क्या बने हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपसे इसी टॉपिक में जान ली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है नदियों के बारे में स्पेसिफिक पूछा गया है, वाटर रिसोर्सेज के बारे में, यानी कि जल स्रोतों के बारे में, माउंटेन एंड ग्लेशियर्स, यानी पर्वत एवं हिमानी के बारे में। 5वां पॉइंट रहेगा डेजर्ट एंड ड्राई एरियाज, यानी कि रेगिस्तान एवं शुष्क क्षेत्र जो है उनके बारे में। 6वां पॉइंट रहेगा वन के बारे में, और 7वां पॉइंट है मिनरल सोर्सेस, यानी कि खनिज स्रोतों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। 8वें पॉइंट की अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडियन एंड वर्ल्ड, तो क्लाइमेट को पूछा जाएगा, यानी कि जलवायु क्या है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइम जोन, यानी कि समय क्षेत्र के बारे में जाना जाएगा आपसे। नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा 11th में वो रहेगा डेमोग्राफिक्स एंड माइग्रेशन, यानी कि जनसांख्यिकी और प्रवासन के बारे में पूछा जाएगा। अगर पॉलिटी की बात की जाए तो पॉलिटी से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जो नोटिफिकेशन है UP+C का, उसने पॉलिटी को इस टॉपिक के नाम से इंट्रोड्यूस कराया है। पहला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हिंदी में जानते हैं हम भारतीय संविधान, एवं यहाँ पर लोक नहीं आएगा, लोक आएगा, लोक प्रशासन, यानी कि लोक प्रशासन, ये टाइपिंग मिस्टेक्स है, लोक नहीं होगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो इसमें पूछा जाएगा जो पहला पॉइंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान। दूसरे की बात की जाए तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या रही हैं, साइलेंट फीचर क्या रहे हैं। तीसरा पॉइंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या रहे हैं, यानी कि निर्देशक सिद्धांत। चौथा पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, यानी मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य। और 5वां पॉइंट है पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि संसदीय प्रणाली क्या रही है। द फेडरल सिस्टम, यूनियन गवर्नमेंट एंड UR, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट, यानी कि जो संघीय व्यवस्था है उसके बारे में पूछा जाएगा। संघीय सरकार और UR संघ, और संघ सरकार और राज्य के बारे में इसमें पूछा जाएगा। 7वें पॉइंट की अगर बात की जाए तो जुडिशियल फ्रेमवर्क के बारे में पूछा जाएगा, यानी कि जो हमारा न्यायिक ढांचा है वो किस तरह का है, कैसा है और क्यों है, ये सारे पॉइंट्स आपसे कवर करे जाएंगे। और 8वां जो पॉइंट है वो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जिला के अंतर्गत कैसा प्रशासन होता है, कैसे जिला का प्रशासन चलता है, और उसके बारे में पूछा जाएगा। 9th में पॉइंट की अगर बात की जाए तो लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज, यानी कि जो पंचायती राज है, यानी कि स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज हैं, उनसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरह से जो पॉलिटिक आपके 5 नंबर की होगी, जो आपके 9 बिंदुओं में कवर की जाएगी। आप इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी जो 5 नंबर की पूछी जाएगी, इसमें होगा पहला पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी, जिसे 1947 से लेकर 1991 तक पूछा जाएगा। और द प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान, यानी योजना आयोग एवं 5 वर्षीय योजना के बारे में पूछा जाएगा सेकंड पॉइंट के रूप में। अगर तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसके विकास एवं निजी एवं सार्वजनिक, यानी कि प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में उसके क्या क्या योगदान है उसके बारे में पूछा जाएगा। हरित क्रांति के बारे में पूछा जाएगा, श्वेत क्रांति के बारे में पूछा जाएगा, और भोज मिशन, यानी कि खाद्य पदार्थ से जितने भी मिशन, जितने भी कैंपेन चल रहे हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। 6वां पॉइंट रहेगा आपका बैंकिंग नेशनलाइजेशन, यानी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण। LPG रिफॉर्म ऑफ
1991 यानी कि जो 1991 का जो LPG मॉडल जो आया था उसके बारे में पूछा जाएगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि आर्थिक सुधार क्या रहे हैं। 10वें पॉइंट की बात की जाए तो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स है, और 11 में लेबर रिफॉर्म्स यानी कि श्रम सुधार, और 12 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और 13 में रहेगा GST। अगर साइंस की बात की जाए तो 5 नंबर की आपसे साइंस पूछी जाएगी, और जो साइंस है इसमें तीनों ही डायमेंशन को कवर करता है। वो फिजिक्स को भी कवर करेगा, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी, यानी कि तीनों से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप बायोलॉजी पर इन दो विज्ञान जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री की अपेक्षा अधिक ध्यान दें। अगर बात की जाए मैथमेटिक्स की बात की जाए तो यहाँ पर एलिमेंट्री यानी कि प्रारंभिक गणित पूछा जाता है, लेकिन वो प्रारंभिक होता नहीं है। उसका जो लेवल होता है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो 5 नंबर का आपसे एलिमेंट्री मैथ पूछा जाएगा। हालांकि जो 10 नंबर बचे हैं उसका ग्राफ पूछा जाएगा, ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन होंगे। और जो नेक्स्ट जो 10 नंबर जो बचेंगे जो है वो टेबल से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इस प्रकार जो ओवरऑल मैथ होगा वो 25 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। इसलिए आप मैथ में अच्छे से तैयारी करें ताकि आपकी मैक्सिमम मार्क्स आप इसमें गेन कर सकें। तो पहला पॉइंट है इसमें एलिमेंट्री मैथ पूछा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं, फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न, और डेसिमल के बारे में यानी कि दशमलव के बारे में पूछा जाएगा। थर्ड पॉइंट है परसेंटेज, यानी परसेंटेज का जो चैप्टर है वो ओवरऑल डायमेंशन मैथ की कवर करता है, इसलिए आपको परसेंटेज पर ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात की जाए तो एवरेज है, यानी कि 7वां जो टॉपिक रहेगा वो आपका एवरेज रहेगा। रिसेंटली आप मैथ पर इतनी अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अपने साथ ही टॉपिक हैं इनको इतने अच्छे से कवर कीजिए कि आपको एग्ज़ाम नहीं रुके। जो 25 मार्क्स हैं आप ओवरऑल 25 में से कम 23-24 तक तो आसानी से पहुंच जाएं। रिसेंटली हम अपनी जो क्लासेस हैं मैथ की लेकर आने वाले हैं कुछ समय के पश्चात। अगर जनरल हिंदी की बात किया है तो ओवरऑल ये 15 नंबर की होगी। 5 नंबर की जो होगी आपसे बेसिक नॉलेज को पूछा जाएगा, जिसमें आपकी संधि होंगी, विलोम शब्द, पर्यायवाची, लिंग और भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे, सामान्य अशुद्ध, लेखक और उनकी रचनाएं होंगी। हालांकि जो आपके पास 10 नंबर बचे हैं उसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसे हम अनसीन पैसेज यानी कि अपठित गद्यांश के रूप में जानते हैं। उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे और आपको पैसेज को पढ़कर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा जो कि 10 नंबर के होंगे। इसी तरह से इंग्लिश की अगर बात की जाए तो इसमें आपको ग्रामर बेस्ड कुछ पूछा जाएगा, जैसे कि अनसीन पैसेज पूछ लें या फिर डायरेक्ट ग्रामर को पूछ लें। तो ओवरऑल 5 नंबर का आपका इंग्लिश रहेगा। तो नहीं, हालांकि जितने भी टॉपिक्स हैं आपको उनको अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं, तो आप एक अच्छा खासा परसेंटाइल इस एग्जाम में एक्वायर कर सकते हैं। अगर रीजनिंग की बात की जाए तो 5 नंबर का आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा, जिसका टॉपिक रहेगा ऑर्डर एंड रैंकिंग यानी कि क्रम व्यवस्था। दूसरा रहेगा ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। तीसरा है कैलेंडर एंड वॉच। चौथा जो रहेगा कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और उनके प्रभाव। 5वां रहेगा कोडिंग एंड डिकोडिंग, और छठा रहेगा कॉन्क्लूसिव रीजनिंग निर्णायक तर्क शक्ति। इस प्रकार जो रीजनिंग है वो आपको 5 नंबर का होगा। अगर करंट अफेयर्स की बात की जाए तो 10 नंबर का आपसे करंट अफेयर पूछा जाता है, जो नेशनल और इंटरनेशनल यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों परिदृश्य से होता है। और जो करंट अफेयर्स का जो वेटेज रहता है एग्जाम से 4 या 5 महीने पूर्व का ही करंट अफेयर्स पूछा जाता है। हालांकि हम आपको मंथली करंट अफेयर्स की जो क्लासेस है वो प्रोवाइड करने जा रहे हैं बहुत जल्द, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा जाता है 4 महीने या 5 महीने का जो एग्जाम का जो करंट अफेयर पूछा जाता है उसे हम अर्धवार्षिकी के रूप में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। बाकी जो बचता है जिसके अगर करंट अफेयर का आपको ज़्यादा ही इंटरेस्ट है तो उसके हम वार्षिकी के रूप में आपको क्लासेस प्रोवाइड किए करने वाले हैं। तो इसीलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर जनरल नॉलेज की बात की जाए तो 10 नंबर का आपसे जनरल नॉलेज पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है इंडियंस नेबर्स यानी कि भारत के पड़ोसी देश क्या क्या हैं, चीन, नेपाल, भूटान, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपसे पूछा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीज कैपिटल्स एंड करेंसी, देश, राजधानी और उनकी मुद्राएं। द इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो इंडियन पार्लियामेंट जो है भारतीय संसद, वो आपको अध्ययन करना है। यदि इंडियन पार्लियामेंट की अगर बात की जाए तो पॉलिटी में आपसे पूछ लिया गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पूछा गया। हालांकि यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली आपको इंट्रोड्यूस कराया कि भारतीय संसद के बारे में आपको जानना है, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है जो
पार्लियामेंट है उसका पुनरुद्धार हुआ है, तो उस पर भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसलिए आपको एक कंप्लीट वीडियो हम जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कराएंगे जो भारतीय संसद पर ही आधारित होगी। नेक्स्ट पूछा जाएगा डेज, नेशनल, इंटरनेशनल और उनका महत्व, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या है और उनका महत्व क्या है। छठा पूछा जाएगा वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है और उनके हेडक्वार्टर, यानी कि वैश्विक संस्थाएं और उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ स्थित हैं। सातवां पॉइंट है इंडियन टूरिज्म और डेस्टिनेशन, यानी कि भारतीय के जो पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। आठवां पॉइंट है इसमें इंडियन आर्ट एंड कल्चर, यानी भारतीय कला एवं संस्कृति। नौवां पॉइंट है नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल। 10वां पॉइंट है इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि भारतीय अनुसंधान संस्थान, यानी कि इसरो है और ये सारे जो रिसर्च सेंटर हैं आपसे पूछे जाएंगे। DRDO है, इसके संबंध में आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। और बुक्स एंड ऑथर, यानी किताब और उनके लेखक कौन हैं, और अवार्ड के बारे में पूछा जाएगा। क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। हालांकि इन्होंने अलग से एक यूनिट नहीं डाली है, जो एनवायरनमेंट की जो यूनिट है अलग से नहीं डाली है, उसको इसमें ही इन्होंने मर्ज कर दिया है, ये एक अच्छी बात है। जाते जाते इस प्रश्न का आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है जो यूपी PCS प्रीलिम्स एग्जाम 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री परवर्ती कहा गया है। आप इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी कोई गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है, जो आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बूस्ट योर नॉलेज फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।